एंड वेलकम टू कोर अकेडमी। माय नेम है शिबा खान और मैं आज आपको क्लास 8 का सिविक्स चैप्टर 1 द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एक्सप्लेन करने वाली हूँ। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान, कॉन्स्टिट्यूशन को संविधान कहते हैं। तो आप ये सोच रहे होंगे कॉन्स्टिट्यूशन होता क्या है। आइए देखते हैं कॉन्स्टिट्यूशन क्या है। A written document in which we find set of rules is known as constitution। एक ऐसी बुक जिसमें आपको अपने कंट्री में क्या सही है, क्या गलत है, क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, इन सब के बारे में रूल्स दिए गए हैं, उसे कॉन्स्टिट्यूशन कहेंगे। क्या कहेंगे? कॉन्स्टिट्यूशन। फॉर एन एग्जाम्पल, आपके बुक में एक एग्जाम्पल दिया गया है फुटबॉल का। चलिए फुटबॉल को ही देखते हैं। अगर हम फुटबॉल खेल रहे हैं और उसपे कोई रूल्स ही नहीं है तो पता चला कोई फुटबॉल तो पैरों से खेलने वाली चीज है, कोई हाथ से पकड़ के दौड़ लगा रहा हो, है ना, कोई किसी को मार रहा हो, तो वो सारी चीजें फाउल होती है। तो कहने का मतलब ये है, जिस तरह हर गेम में कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, वैसे हमारे लाइफ में मींस हमारे एरिया में हमारे सेट ऑफ रूल्स है, उसे पालन करते हुए मींस उसे फंक्शन करते हुए हमें आगे चलना होता है। समझ में आ रही बात? एक और एग्जांपल लेते हैं। अगर हमारे एरिया में ट्रैफिक सिग्नल ना हो तो वहां पे आपको देखने को मिलेगा कितने एक्सीडेंट्स हो रहे होंगे। ठीक है, ट्रैफिक सिग्नल्स क्यों लगे? ताकि एक रूल हो, एक तरीका हो कि किसी कोई जब आ रहा हो तो एक पर्सन स्टॉप हो जाए, जब दूसरा पर्सन जा रहा हो तो तीसरा पर्सन स्टॉप हो जाए। ये क्या है? रूल्स एंड रेगुलेशंस। तो ये कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन हमको अपने कंट्री में सरवाइव करने के लिए जरूरी है। हम एक बहुत बड़ी संख्या में लोगों को लेके चल रहे हैं, इसलिए हमें एक सेट ऑफ रूल्स का भी, हमारे लिए एक सेट ऑफ रूल्स का होना भी उतना ही इंपॉर्टेंट है। इज दैट क्लियर? तो उस सेट ऑफ रूल्स को हम क्या कहेंगे? कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, उस सेट ऑफ रूल्स को हम कॉन्स्टिट्यूशन कहेंगे। जब भी आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाए व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशन, ये आपके लिए एक बेटर आंसर होगा विच कम्स विद इन 1 or 2 मार्क्स। ठीक है, अ रिटन डॉक्यूमेंट इन विच वी फाइंड सेट ऑफ रूल्स इज नोन एज कॉन्स्टिट्यूशन। Short and crisp. Is that clear? Why does a country need a constitution? किसी भी कंट्री को कॉन्स्टिट्यूशन क्यों चाहिए? इसका आंसर, ये तो अपने आप में ही क्वेश्चन है। इसके आंसर्स हम कुछ पॉइंट्स में देंगे और ये क्वेश्चन एज इट इज आपके एग्जाम में आ सकता है। तो जो पॉइंट्स हम देखेंगे उसको आप मार्क डाउन करिएगा। ओके, ठीक है। Why does a country need a constitution? किसी भी कंट्री को कॉन्स्टिट्यूशन की क्या जरूरत है? देखिए, बेसिकली एक एग्जाम्पल लेते हैं। आज हम एक कंट्री है जहां पे बच्चे ही बच्चे हैं। ठीक है, आपकी उम्र के ले लीजिए। वहां पे वो लोग एक रूल बनाते हैं कि जो चॉकलेट्स है ना वो अब फ्री में मिलनी चाहिए। किसने बनाया? बच्चों ने रूल बनाया कि चॉकलेट्स जो है हमारी कंट्री में फ्री मिलनी चाहिए। तो ये किसने रूल बनाया? आपने रूल बनाया। किसके लिए? अपने लिए। तो उसी तरह यहाँ पे लोग भी रूल बनाते हैं अपने अकॉर्डिंग, उनके इच्छा अनुसार। ठीक है, कि उनके कंट्री का रूल कैसा होना चाहिए। इज दैट क्लियर? इट लेज आउट सर्टेन आइडियल्स दैट फॉर्म द बेसिस ऑफ काइंड ऑफ अ कंट्री दैट वी एज अ सिटीजन एस्पायर टू लिव इन। हमको एक ऐसी कंट्री का निर्माण करना है, हमको एक ऐसी जगह का निर्माण करना है जहां पे हम सुरक्षित रहे और हम जिस तरह चाहे वैसे कॉन्स्टिट्यूशन बनाए। एक ऐसी कंट्री का निर्माण करिए, एक ऐसे कॉन्स्टिट्यूशन का निर्माण करिए जहां पे हम एज अ पर्सन बहुत अच्छे से अपनी लाइफ को लीड कर पाए, अपनी लाइफ को आगे अच्छी जिंदगी से जी पाए। ठीक है, फॉर एन एग्जाम्पल, आपकी बुक में भी एक स्टोरी दी गई है, स्टोरी ऑफ नेपाल की। देखते हैं वो क्या है। 1990 से पहले जो वहां के राजा थे वो डेमोक्रेटिक और मोनार्की
फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बोलते हैं कि हम अब से नेपाल में मिनिस्टर्स भी रहेंगे और मोनार्की फॉर्म भी रहेगी, ठीक है। मीन्स वहां पे किंग भी रहेंगे और मिनिस्टर्स भी रहेंगे। इज दैट क्लियर? 1990 के बाद जब वो किंग, उनकी डेथ हो जाती है जिन्होंने ये बनाया, उसके बाद आते हैं किंग ज्ञानेंद्र। किंग ज्ञानेंद्र अपना रूल इस्टेब्लिश करते हैं और कहते हैं कि डेमोक्रेटिक रूल को एंड कर दिया जाए नेपाल से। आई बात समझ? नेपाल से डेमोक्रेटिक को हटा दिया जाए और वहां सिर्फ मोनार्क फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट रहे। ये कौन कहता है? किंग ज्ञानेंद्र। उसके बाद लोगों ने काफी ओपोज करना इनका शुरू कर दिया, नहीं हमको तो डेमोक्रेटिक कंट्री चाहिए, हम एक डेमोक्रेटिक कंट्री में आगे अपना जीवन देखते हैं। ऐसे सारी बातें हुई और काफी कॉन्फ्लिक्ट हुए मोनार्क, किंग्स के और नॉर्मल पीपल के। इज दैट क्लियर? तो काफी कॉन्फ्लिक्ट होने के बाद ये डिसाइड किया गया कि हाँ, अब नेपाल को डेमोक्रेटिक घोषित कर दिया जाए, ठीक है। अच्छा, अब ये आप समझिए, कॉन्स्टिट्यूशन और डेमोक्रेसी दोनों अलग अलग चीजें हैं। जिस कंट्री में कॉन्स्टिट्यूशन हो, जरूरी नहीं कि उस कंट्री में डेमोक्रेटिक फॉर्म भी हो। आई बात समझ में? कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसे कुछ प्रोविजंस रहते हैं कि वो उस कंट्री को डेमोक्रेटिक बनाती है। कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसे कुछ प्रोविजंस रहते हैं जो एक स्पेसिफिक कंट्री को डेमोक्रेटिक बनाती है, लेकिन हर कंट्री जिसके पास कॉन्स्टिट्यूशन है वो डेमोक्रेटिक नहीं है। क्लियर है? आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट। कॉन्स्टिट्यूशन डिफाइन्स द नेचर ऑफ कंट्रीज पॉलिटिकल सिस्टम। कॉन्स्टिट्यूशन ये भी बताता है कि कंट्री की पॉलिटिकल सिस्टम कैसे होंगे। फॉर एन एग्जाम्पल, हमने अभी देखा कि नेपाल में पहले हमने देखा डिक्टेटरशिप कंट्री थी, फिर डेमोक्रेटिक और डिक्टेटरशिप कंबाइन हुए, फिर अब जाके डेमोक्रेटिक कंट्री हुई। वो डेमोक्रेटिक कंट्री क्यों हुई? क्योंकि वहां के जो लोग चाहते थे कि वो डेमोक्रेटिक कंट्री को अपनाए, ठीक है। उसी तरह इंडिया का पॉलिटिकल सिस्टम कैसा है? डेमोक्रेटिक है ना? क्योंकि हम लोग चाहते हैं कि इंडिया की जो पावर हो वो डेमोक्रेटिक पावर रहे, ठीक है। थर्ड पॉइंट, कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड अ सेफगार्ड अगेंस्ट द पावरफुल अथॉरिटी। कॉन्स्टिट्यूशन हमको सेव करता है किसी पावरफुल अथॉरिटी से। फॉर एन एग्जाम्पल, आप मान लीजिए कोई बड़े नेता है, आपसे उनकी दुश्मनी हो गई किसी बात पे, ठीक है, तो आप उनके अगेंस्ट जा सकते हैं। ये आपको पावर किसने दिया? कॉन्स्टिट्यूशन ने दिया कि अगर वो इंसान गलत है, अगर वो भले ही वो कोई मिनिस्टर ही क्यों ना हो और वो गलत है और आप सही हैं, आप एक कॉमन पीपल है, तो भी आप उस मिनिस्टर के अगेंस्ट जा सकते हैं। ये कॉन्स्टिट्यूशन आपको पावर देती है, ठीक है। फोर्थ पॉइंट, कॉन्स्टिट्यूशन एंश्योर्स that the dominant group doesn't use its power against less powerful people. मान लीजिए फॉर एन एग्जाम्पल, किसी कम्युनिटी के लोग 100 हैं, मानते हैं एक एग्जाम्पल के तौर पे, कोई रिलीजन के लोग 100 लोग वहां पे प्रेजेंट हैं और कोई ऑपोजिट रिलीजन के लोग वहां पे 10 या 15 हैं। तो कहीं ना कहीं ऐसा देखा जाता है कि वो 100 लोग ये 10 से 15 लोगों को दबाने की कोशिश करते हैं, डोमिनेट करने की कोशिश करते हैं। बट अगर कॉन्स्टिट्यूशन स्थापित किया जाए, मीन्स अगर कॉन्स्टिट्यूशन इंप्लीमेंट किया जाए, तो ये उन 15 लोगों को भी ये पावर देती है कि वो भी अपने लिए बात कर सके, ठीक है। वो कहीं पे भी डोमिनेट अपने आप को नहीं होने देते, ठीक है। तो आप ये देखिए, कॉन्स्टिट्यूशन एंश्योर्स दैट अ डोमिनेंट ग्रुप डजंट यूज इट्स पावर अगेंस्ट द लेस पावरफुल पीपल। कॉन्स्टिट्यूशन या हमको ऑथराइज ही नहीं करता कि हम किसी लेस पावरफुल पीपल को डोमिनेट करें। इज दैट क्लियर? फिफ्थ पॉइंट देखते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन सेव अस फ्रॉम आवरसेल्फ। कॉन्स्टिट्यूशन हमको हमसे ही बचाता है। कैसे? ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग स्टेटमेंट है, बट आप इसे बहुत अच्छे से रिलेट करेंगे। देखिए,
कॉन्स्टिट्यूशन हमें हमसे ही बचाता है। मेनी टाइम्स हम ऐसा भी होता है कि देखिए, हम एक ह्यूमन बीइंग है, हम कोई भगवान नहीं है जो हम हमेशा ही सही रास्ते पे चले। कभी हो सकता है हमसे ही कोई गलती हो जाए, हो गई हो या हो जाए आगे इन फ्यूचर, ठीक है। तो उसको भी करेक्ट करने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन हमारी ही मदद करता है। फॉर एन एग्जाम्पल, आज हम देख रहे हैं कितनी पॉलिटिकल पार्टीज है, बट कोई भी लोगों के बेटरमेंट के लिए काम नहीं करना चाहता। तो मेनी टाइम वी यूज्ड टू फ्रस्ट्रेट एंड वी सेड मोनार्की रूल ही अच्छा था, ठीक है, लेकिन लॉन्ग रन के लिए वो सही नहीं है। मोनार्की रूल में आपकी काफी पावर्स आपसे छीन ली जाती है, ठीक है। तो इन भले ही थोड़ा सा स्लो प्रोसेस है डेमोक्रेटिक रूल का, बट ये हमारे लिए बेटर है, ठीक है। तो कॉन्स्टिट्यूशन सेव अस फ्रॉम आवरसेल्व्स। तो ये थे कुछ 5 पॉइंट्स। जब भी आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाए, why does a country needs a constitution, you have to write these 5 points. Is that clear? और आई होप आपको ये 5 पॉइंट्स क्लियर होंगे, ठीक है। अब हम देखते हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के कुछ की फीचर्स। इंडियन नेशनल मूवमेंट एंड इमेजिनेशन ऑफ इंडिया। देखिए, आप सब ये जानते हैं कि इंडिया ब्रिटिशर्स का गुलाम था, है ना, फॉर अराउंड 250 to 300 years, इस तरह कुछ एज। तो उस दौरान ब्रिटिशर्स कभी इंडियन से उनके इमेजिनेशंस, उनके आइडियाज टू डेवलप देयर कंट्रीज, ये सब तो उनकी बात थी ही नहीं, आप सब जानते ही हैं, ठीक है। तो इंडियन नेशनल मूवमेंट में जो लोग पार्टिसिपेट किए, मीन्स जैसे जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, B.R. अम्बेडकर, इन लोगों ने जब इंडियन नेशनल मूवमेंट में हिस्सा लिया, तब वो सोचे कि देश को आजाद करेंगे, उसके बाद हम अपने देश में कुछ नई पॉलिसीज लेके आएंगे। फिर उनका ये सोचना था कि जैसे ही हम इंडिया को इंडिपेंडेंस दिलाएंगे, उसके बाद हम अपने कंट्री को किस तरह से रखेंगे, ठीक है। हम अपने कंट्री को एक डेमोक्रेटिक कंट्री बनाना चाहते हैं, ये उन लोगों की सोच थी, ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी बहुत डोमिनेट कर चुके थे ब्रिटिशर्स, अब और इंडियन डोमिनेशन सहने के लायक नहीं थे। तो मेन आइडिया सिर्फ यही था कि ब्रिटिशर्स से हम छूटे और एक डेमोक्रेटिक कंट्री को, और इंडिया को एक डेमोक्रेटिक कंट्री बनाए। इज दैट क्लियर? इंडियन नेशनल मूवमेंट एंड इमेजिनेशन ऑफ न्यू इंडिया। जब भी इंडियन नेशनल मूवमेंट में जो लोग भी पार्टिसिपेट किए थे, वो एक नई इंडिया की चाह देख रहे थे, एक नई इंडिया की राह देख रहे थे। उस नए इंडिया में बहुत सारी नई चीजें आए, वहां के लोगों को किसी से ना दबना पड़े, ठीक है, किसी को डोमिनेट ना करना पड़े, ठीक है। तो इसीलिए जो लोग थे, जैसे कि जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, B.R. अम्बेडकर साहब, ये सारे लोग मिलके डेमोक्रेसी की बात करते हैं। बिकॉज वी सफर्ड अ लॉट फ्रॉम द ब्रिटिश रूल्स, क्योंकि हम ब्रिटिश रूल से काफी सफर कर चुके थे ऑलरेडी। इक्वल पार्टिसिपेशन एंड डिसीजन मेकिंग, लोगों का, जो वहां के लोग हैं, उनको ये अथॉरिटी दी जाए कि वो इक्वली पार्टिसिपेट करे हर चीजों में। जबकि जब ब्रिटिशर्स थे, तो ब्रिटिशर्स तो इंडियन से कुछ लेना देना ही नहीं था उनका, वो सिर्फ अपना काम चलाते थे, ठीक है। तो ब्रिटिशर्स इंडियंस के लिए कभी कोई बेटरमेंट के लिए काम नहीं किए। तो वही बताया गया कि पार्टिसिपेट करवाएंगे हम अपनी नए इंडिया में। A group of around 300 people gathered and made Constituent Assembly. संविधान सभा Constituent Assembly means संविधान सभा। देखिए, कॉन्स्टिट्यूशन एक दिन में कोई बैठा और बुक लिख दी, ऐसा नहीं, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन को लिखने में काफी समय लगी, ठीक है। और एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली भी बनाई गई, जिसमें अराउंड 300 पीपल गैदर्ड हुए, ठीक है, और उन्होंने मिलके कॉन्स्टिट्यूशन बनाया। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाना इतना आसान नहीं था। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली हैड अ ह्यूज टास्क ऑफ फ्रेमिंग द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द कंट्री। कॉन्स्टिट्यूशन बनाना बहुत बड़ा टास्क था, ठीक है, लोगों के लिए,
क्योंकि हमारी कंट्री इतनी डाइवर्स है, मींस बहुत सारे लोग, बहुत सारे धर्म, बहुत सारी जातियां, उन सबको एक रूप में कहीं कन्विंस करना बहुत ही इंपॉर्टेंट था और किसी के धर्म को ठेस नहीं पहुंचाना था। ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थी कॉन्स्टिट्यूशन को ड्राफ्ट करते समय। कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट करने वाले थे बी.आर. अम्बेडकर। याद रखिएगा, ये 1 मार्क्स के क्वेश्चन में आपसे पूछा जा सकता है। हु वाज द हेड ऑफ ड्राफ्टिंग कमिटी? बी.आर. अम्बेडकर वाज द हेड ऑफ ड्राफ्टिंग कमिटी। ठीक है, तो while framing constitution they have many challenges in front of them। ठीक है, अभी मैंने आपको बताया कॉन्स्टिट्यूशन को लिखते समय या कॉन्स्टिट्यूशन बनाते समय बहुत सारे चैलेंजेस को फेस करना पड़ा। वन ऑफ देम वाज डाइवर्सिटी एंड सेकंड वन इज इंटीग्रेशन ऑफ प्रिंसली स्टेट्स। आपको पता है इंडिया पहले राजाओं के अधीन आती थी, फिर ब्रिटिशर्स आए, फिर डेमोक्रेटिक आई। ठीक है, तो कुछ स्टेट्स में ब्रिटिशर्स जब थे भी, कुछ स्टेट्स में तभी भी राजाओं का राज था। उनको कन्विंस करना कि आप अपना राज छोड़िए और इंडिया में हमारे डेमोक्रेटिक कंट्री में शामिल हो जाए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट और मेजर चैलेंजेस थे। मींस किनके सामने? जो कॉन्स्टिट्यूशन बना रहे थे उनके सामने ये कुछ चैलेंजेस थे। अब कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में हमने पढ़ ही लिया, अब इसके कुछ की फीचर्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के कुछ की फीचर्स को पढ़ते हैं। ठीक है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के की फीचर्स है फेडरलिज्म, पार्लियामेंट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, सेपरेशन ऑफ पावर, फंडामेंटल राइट्स, सेक्युलरिज्म। दोबारा से, फेडरलिज्म, पार्लियामेंट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, सेपरेशन ऑफ पावर्स, फंडामेंटल राइट्स एंड सेक्युलरिज्म। ये है की फीचर्स, ये है कुछ 5 पॉइंट्स। इसे हम एक एक करके डिटेल में पढ़ते हैं। ओके, आइए समझते हैं फेडरलिज्म होता क्या है। फेडरलिज्म एक्जिस्टेंस ऑफ मोर देन वन लेवल गवर्नमेंट इन द कंट्री। किसी भी कंट्री में एक लेवल के गवर्नमेंट से ज्यादा लेवल के गवर्नमेंट को होने को फेडरलिज्म कहते हैं। आप सोचिए, आपके देश में कितने गवर्नमेंट के फॉर्म्स है, मींस कितने लेवल गवर्नमेंट के फॉर्म्स है ना? सेंट्रल है, स्टेट है, देन लोकल बॉडीज। देखिए, तो मैंने यहाँ पे ब्लू कलर से जो डिनोट किया है वो सेंट्रल, ब्लैक से स्टेट एंड रेड से लोकल बॉडीज। इसमें हेड होता है सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट जो भी ऑर्डर पास करती है वो स्टेट गवर्नमेंट को मानना पड़ता है। ठीक है, स्टेट गवर्नमेंट जो भी ऑर्डर पास करती है वो लोकल लेवल गवर्नमेंट को मानना पड़ता है। लोकल लेवल गवर्नमेंट मींस पंचायती राज। आपके एरिया में नगर निगम है ना, नगर निगम में अथॉराइज किया जाता है, कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस वो लोग भी बनाते हैं। ठीक है ना? तो ये हुआ फेडरलिज्म का मतलब। एक लेवल से ज्यादा लेवल के गवर्नमेंट को फेडरलिज्म कहते हैं। ठीक है, हमारी इतनी डाइवर्स कंट्री है तो एक सिंगल गवर्नमेंट कहाँ देखेगा, है ना? तो इसीलिए उसको टायर्स में 3 टायर्स में डिवाइड किया जाता है। सेंट्रल लेवल, स्टेट लेवल एंड लोकल लेवल। सेंट्रल लेवल हायर अथॉरिटी है, वो उनकी जो भी मांगे हैं वो स्टेट लेवल को माननी पड़ेगी, या उसको स्टेट लेवल अपनी बातें सेंट्रल लेवल को, अपनी परेशानियां सेंट्रल लेवल पे जाके बता सकता है। ठीक है, लेकिन स्टेट लेवल सेंट्रल लेवल के टोटली अगेंस्ट नहीं जा सकता। क्लियर है? तो वैसे ही स्टेट लेवल की जो भी बातें हैं उसे लोकल लेवल को माननी पड़ेगी। तो ये हुआ कुछ फेडरलिज्म का मतलब। Need of federalism. A single level of government cannot govern all the communities. Hence, it is important to have federalism. इसीलिए फेडरलिज्म का होना हमारे देश में जरूरी है। I hope you are getting my point. कॉन्स्टिट्यूशन में अलग अलग लेवल के गवर्नमेंट्स को ये अथॉराइज किया गया है कि आप अपने एरिया में अपने अकॉर्डिंग कॉन्स्टिट्यूशन बना सकते हैं। ठीक है, तो कॉन्स्टिट्यूशन मींस लॉ ऑफ बुक अपने अपने एरिया में बना सकते हैं। मींस स्टेट गवर्नमेंट अपने स्टेट के लिए
कुछ लॉज एंड रेगुलेशंस लगा सकती है। लोकल गवर्नमेंट अपने एरिया के लिए कुछ लॉज एंड रेगुलेशंस लगा सकती है। इज दैट क्लियर? तो सब इंडिपेंडेंट है लॉ को या कॉन्स्टिट्यूशन में लॉ को फ्रेम करने के लिए। इज दैट क्लियर? उसी तरह से यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट के तौर पे लॉज को फ्रेम किया जाता है। यूनियन लिस्ट जो कि हेड करती है सेंट्रल गवर्नमेंट, उनको ये अथॉरिटी दी जाती है कि वो फॉरेन मिनिस्टर्स, फॉरेन एक्सटर्नल अफेयर्स को मैनेज करें। वहां पे स्टेट गवर्नमेंट्स का कोई भी इंटरफेरेंस नहीं रहेगा। स्टेट लिस्ट स्टेट्स में स्टेट्स को अथॉरिटी दी गई है कि वो अपने स्टेट्स में अपने अनुसार काम कर सकें। और कॉन्करेंट लिस्ट में स्टेट और यूनियन दोनों मिलके एक किसी भी चीज के लिए, एक किसी भी पर्टिकुलर चीज के लिए लॉज बना सकते हैं। हाँ, अगर इन दोनों में कोई कॉन्फ्लिक्ट होता है तो सेंट्रल यूनियन लिस्ट है या सेंट्रल गवर्नमेंट की जो भी लॉज है उस पे काम किया जाएगा। इज दैट क्लियर? तो इस तरह से हम फेडरलिज्म खत्म करते हैं। अब सेकेंड फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट पढ़ेंगे। अब हम पढ़ेंगे सेकेंड फीचर्स, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट क्या होती है वो देखिए। अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बेस्ड ऑन पार्लियामेंट। पार्लियामेंट क्या होता है? पार्लियामेंट एक ऐसी जगह होती है जहां पे आपके मिनिस्टर्स इलेक्ट होते हैं, इलेक्ट होके वहां जाते हैं। मिनिस्टर्स इलेक्ट कैसे होते हैं? मिनिस्टर्स आपके द्वारा इलेक्ट किया जाता है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि हमारे द्वारा क्यों, हमारे द्वारा कैसे? तो बाय वोटिंग। ये आपको एक वोटिंग राइट दी जाती है ताकि आप अपने एज अपना रिप्रेजेंटेटिव पार्लियामेंट में बैठाएं, ताकि वो आपके बेटरमेंट के लिए काम करे। ठीक है? तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया गारंटीज वोटिंग राइट्स टू ऑल। हर पर्सन को वोटिंग राइट इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन देता है जो कि अबव 18 ईयर्स के हैं। आप 18 ईयर्स के हैं? नहीं ना। जब आप 18 ईयर्स के हो जाएंगे तो आपको भी एक राइट मिलेगा कि आप भी अपना रिप्रेजेंटेटिव चूज कर सकते हैं। ठीक है? Where people of India directly elect their representative, वहीं पे लोग अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को इलेक्ट करते हैं। Under parliamentary form of government, people elect. These representatives are accountable to the people. ये जो लोग जिन्हें आप चूज कर रहे हैं वो आपके प्रति जवाबदेही होंगे। जवाबदेही मीन्स अकाउंटेबल। आपके क्वेश्चन के आंसर्स देने के लिए लायबल होंगे। अगर जैसे हम देख रहे हैं जीडीपी का हाल इतना खराब है, तो ये महंगाई इतनी बढ़ती जा रही है, तो आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं अपने गवर्नमेंट से या अपने इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव से कि इतनी महंगाई क्यों और किस वजह से। ठीक है? ये आपका राइट है और उनका आपको जवाब देना लायबल होगा। तो इसीलिए द रिप्रेजेंटेटिव आर अकाउंटेबल टू द पीपल। लोगों के लिए जवाबदेही या अकाउंटेबल होंगे। ठीक है? आई होप पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट आपको समझ में आ गया होगा। थर्ड है सेपरेशन ऑफ पावर्स। पावर्स को सेपरेट किया गया, बहुत इजी लैंग्वेज में पावर्स को डिस्ट्रीब्यूट किया गया। किन में डिस्ट्रीब्यूट किया गया? लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी में। सामान्य सी बात है, समझिएगा। लेजिस्लेचर या लेजिस्लेटिव असेंबली में बैठ के लोग लॉज बनाते हैं। ठीक है? लेजिस्लेचर दे पीपल हु फ्रेम लॉज फॉर यू पीपल। ठीक है? लेजिस्लेचर ऐसी जगह जहां पे लोगों के लिए लॉ, कानून बनाया जाता है। एग्जीक्यूटिव ऐसी जगह जहां पे लॉज को एग्जीक्यूट करने के लिए पावर दिया जाता है लोगों को। ठीक है? कि लोगों को ये एग्जीक्यूट कराओ। फॉर एन एग्जाम्पल, पुलिस जो भी लॉज बनती है वो पुलिस उनको एग्जीक्यूट करवाती है। ठीक है? और वहीं अगर कोई लॉ गलत है या कोई नहीं मान रहा है, उसको जुडिशरी के पास ले जाती है, मींस हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के पास ले जाती है कि देखिए ये लॉज आपका मान नहीं रहे हैं। ठीक है? तो ये तीनों, इस तरह इन तीनों को डिवाइड किया गया ताकि कॉन्स्टिट्यूशन में इन तीनों को इसलिए डिवाइड किया गया, मींस इन तीनों के काम इसलिए अलग रखे गए ताकि
एक पर्टिकुलर एरिया ही हर चीज को एंजॉय ना करे, ताकि हर चीज बैलेंस हो। फॉर एन एग्जाम्पल, आपके क्लास में एक बॉयज मॉनिटर होती है, एक गर्ल्स मॉनिटर होती है। अगर बॉयज मॉनिटर ही पूरी क्लास को संभालता तो वो गर्ल्स को कहीं ना कहीं डोमिनेट करता। वहीं अगर गर्ल्स मॉनिटर होती पूरी क्लास में तो कहीं ना कहीं बॉयज को डोमिनेट करती। तो इसीलिए तीनों की पावर्स को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया है। आई होप यू आर क्लियर विद दिस पॉइंट। अब हम पढ़ेंगे फंडामेंटल राइट्स क्या होते हैं। आप नाम से समझिए, फंडामेंटल मीन्स बेसिक और राइट्स मीन्स अधिकार। ऐसे अधिकार जो आपको अपने कंट्री में रहने योग्य बनाए, रहने के लिए लायबल हो, तो ऐसे अधिकारों को फंडामेंटल राइट्स कहेंगे। ठीक है, तो इस पे क्या क्या आता है ये देखेंगे। प्रोटेस्ट अगेंस्ट द आर्बिट्ररी एंड एब्सोल्यूट एक्सरसाइज ऑफ पावर बाय द स्टेट। आपके अगेंस्ट कोई भी आता है, चाहे वो एक जैसे आपने इलेक्ट किया हुआ मेंबर हो, रिप्रेजेंटेटिव हो, आपके अगेंस्ट स्टेट हो, मींस हायर अथॉरिटी हो, अगर आपके पास फंडामेंटल राइट्स है तो आप इनसे भी लड़ सकते हैं। ठीक है, आपका ये बेसिक अधिकार है कि आपको अपने कंट्री में किसी से दबना नहीं है। ठीक है, अपनी बातें रखनी है। अगर हायर अथॉरिटी आपको कहीं ना कहीं दबाने की कोशिश कर रहे हैं तो आप जरूर इसका अपोज कर सकते हैं, ये आपका फंडामेंटल राइट होगा। कॉन्स्टिट्यूशन गारंटीज द राइट ऑफ इंडिविजुअल अगेंस्ट द स्टेट और अगेंस्ट एनी इंडिविजुअल। कॉन्स्टिट्यूशन आपको गारंटी देती है कि वो आपके साथ है। जब अगर स्टेट अगेंस्ट हो आपके, अगर स्टेट गलत है आप सही है, तो स्टेट अगेंस्ट है आपके, तो कॉन्स्टिट्यूशन तब भी आपका साथ देगी। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑल्सो गारंटीज द राइट ऑफ माइनॉरिटी अगेंस्ट द मेजोरिटी। आप सब जानते हैं कई बार ऐसा हो जाता है कि तो जो मेजोरिटी है वो माइनॉरिटी को दबाने की या डोमिनेट करने की कोशिश करती है, बट कॉन्स्टिट्यूशन ये भी आपको गारंटी दे रहा है कि कोई भी माइनॉरिटी दबेगा नहीं मेजॉरिटी से, ये आपका राइट है। ठीक है, तो वैसे ही फंडामेंटल राइट्स के कुछ राइट्स है, आइए देखते हैं फंडामेंटल राइट्स क्या क्या है। राइट टू इक्वालिटी, सबको समानता का अधिकार, चाहे वो लड़का हो, लड़की हो, उच्च वर्ग का हो, निम्न वर्ग का हो, मींस लोअर क्लास, इन सबको इंडिया में रहने की अथॉरिटी है। ठीक है, कोई भी रिलीजियस प्रैक्टिस करने की अथॉरिटी है। आप सब जानते होंगे पुराने जमाने में जो लोअर क्लास लोग होते थे उनको टेम्पल में अलाउ नहीं किया जाता था, है ना। लेकिन अब ये सारी बातें खत्म हो चुकी है। अब राइट टू इक्वालिटी, हर पर्सन को ये राइट है कि वो हर तरह की प्रैक्टिसेस कर सके। ठीक है, राइट टू फ्रीडम, राइट हर पर्सन को ये अथॉरिटी है कि वो अपनी बातें बोल सके, वो जो सोच रहा है वो बोल सके। इसीलिए इसी के अंडर राइट ऑफ प्रेस एक्ट भी आता है। मींस जो हम न्यूज देखते हैं, जो उनकी थॉट प्रोसेस है, वही तो हमको बता रहे हैं, है ना। राइट टू फ्रीडम, आपको ये भी फ्रीडम है कि आप कहीं पे भी जा सकते हैं, आप अपनी बात कह सकते हैं, अपनी बातों को लिख सकते हैं, है ना। राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, अगर आपका कोई शोषण कर रहा है, एक्सप्लॉयटेशन मीन्स शोषण, अगर आपको कोई अब्यूज कर रहा है किसी तरह से, तो ये आपका राइट है कि आप उसके अगेंस्ट खड़े हो सके और अपनी बातों को कॉन्स्टिट्यूशन मीन्स कॉन्स्टिट्यूशन के दायरे में रह के उसको रिवील करें। तो आपको ये राइट है कि उसके अगेंस्ट आप आवाज उठाएं। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन उसमें आपके साथ है, संविधान आपकी पूरी सहायता करेगा उसमें। ठीक है, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, किसी रिलीजन के पर्सन को कोई दबाव नहीं बना पाएगा कि वो उसको अपना रिलीजन चेंज करना है या नहीं। वो पूरा फ्री है टू एक्सेप्ट हिज रिलीजन एंड डू हिज रिलीजियस प्रैक्टिसेस। ठीक है, राइट्स टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, एक ह्यूमन बीइंग के इन राइट्स में अगर कोई प्रॉब्लम आती है या कहीं ना कहीं कोई अड़ंगा डाल रहा है या कोई मना कर रहा है कि नहीं आप ऐसा नहीं कर सकते, आप ऐसा नहीं कर सकते, वो ह्यूमन कोर्ट में अपनी बातें रख सकता है और उसकी निष्पक्ष जांच होगी।
ठीक है, तो ये रहा कुछ हमारा फंडामेंटल राइट्स, जो कि है राइट टू इक्वालिटी, राइट टू फ्रीडम, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। ठीक है, अब इसका लास्ट पॉइंट बचा है, तो देखते हैं सेक्युलरिज्म क्या है। A secular state is one in which the state does not officially promote any one religion. Means एक ऐसा देश, मीन्स एक ऐसा एरिया जहां पे किसी कंट्री का रिलीजन ना, उसे कहते हैं सेक्युलर। तो हमारा इंडिया एक सेक्युलर स्टेट है, यहाँ पे भिन्न भिन्न प्रजाति के लोग हैं, रिलीजन है ना। तो हमारा कंट्री क्या एक स्पेसिफिक रिलीजन वाला कंट्री है? नहीं, ये डाइवर्स कंट्री है, मींस बहुत सारे रिलीजन इस कंट्री में, बहुत सारे रिलीजन के लोग इस कंट्री में रहते हैं। ठीक है, अपने अपने फेस्टिवल्स को सेलिब्रेट करते हैं। ठीक है, तो इंडिया इज अ सेक्युलर स्टेट। ठीक है, तो इस तरह से हम कॉन्स्टिट्यूशन का चैप्टर एंड करते हैं। आई होप यू आर क्लियर विद दिस पॉइंट, और आपको कॉन्स्टिट्यूशन की इंपॉर्टेंस भी समझ में आई है। बेसिकली ये बताया गया है, कॉन्स्टिट्यूशन एक रूल बुक है जिसपे कंट्री में किस तरह से रहना है उसके रूल्स एंड रेगुलेशंस दिए गए हैं। आई होप यू आर क्लियर टिल दिस पॉइंट। अगर आपको इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो प्लीज लेट मी नो, आई विल बी हैप्पी टू हेल्प यू। टिल देन, थैंक यू।